का सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है जो आपके टीजीटी में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि सिलेबस को हमें किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जिसके पास जो लिखना चाहता है तो डायरेक्ट लिखता भी चल सकता है, क्योंकि अगर लिखने लगोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम ही है। पहला पॉइंट सिलेबस का क्या है, कहता है भारत के प्रागैतिहासिक चित्रकला के केंद्र। भारत के प्रागैतिहासिक चित्रकला के केंद्र, ये आपके सिलेबस का पहला बिंदु है। मैंने आप तक जो भी सिलेबस आयोग ने डिसाइड किया है, आदत भी है कि पहले सिलेबस, और होना भी चाहिए, सबसे पहले सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए, लाइन टू लाइन दोस्तों सिलेबस आपको याद होना चाहिए। सिलेक्शन का पहला फॉर्मूला है कि आपको सिलेबस लाइन टू लाइन याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो सिलेबस का जो पहला बिंदु है, भारत के प्रागैतिहासिक चित्रकला के केंद्र, अर्थात इसमें हम प्रागैतिहासिक काल के कौन कौन से चित्रकला के केंद्र थे, उन सभी केंद्रों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत बेसिकली कौन कौन से केंद्र आते हैं, जैसे सबसे पहले मिर्जापुर, होशंगाबाद, भीमबेटका हो गया, होशंगाबाद हो गया, मिर्जापुर हो गया और पंचमढ़ी, ठीक है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण केंद्र हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे केंद्र हैं प्रागैतिहासिक कला के। तो हमें बस यही याद रखना है कि सिलेबस कहता है, पहले बिंदु में सिलेबस कह रहा है कि भैया प्रागैतिहासिक कला चित्रकला के प्रमुख केंद्रों के बारे में बताओ, कौन कौन से केंद्र हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ये कुछ मेजर केंद्र हैं, मिर्जापुर, होशंगाबाद, भीमबेटका, पंचमढ़ी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मिर्जापुर सबसे पहला ये ऐसा स्थल है जहां से हमें प्रागैतिहासिक काल के चित्र सर्वप्रथम हमको प्राप्त होते हैं, होशंगाबाद, मिर्जापुर और भीमबेटका से, ठीक है ना। ये दो ऐसे स्थल हैं जहां से हमें सबसे पहली बार बेसिकली इस काल के स्थल प्राप्त होते हैं। तो अभी ये सिलेबस है, तो पहला पॉइंट का सिलेबस ये है, इसके अंतर्गत हमको ये पढ़ना है। दूसरा जो सिलेबस का पॉइंट है वो कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कालीन चित्रकला। सिंधु, कोई कंफ्यूजन हो तो खटाक से मुझसे बोल देना, सिंधु सभ्यता कालीन चित्रकला। अब सिंधु सभ्यता कालीन चित्रकला उस समय कला थी कि नहीं थी, अगर थी तो कौन कौन से केंद्रों में थी। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो, सबसे पहले दोस्तों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल इत्यादि, और बहुत सारे स्थल हैं। सारे के सारे जब टॉपिक आएगा तो मैं सारे स्थल का बताऊंगा, बस अभी इतना याद रख लो कि दूसरा टॉपिक वो कहता है कि सिंधु सभ्यता कालीन चित्रकला के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप जो जो जानते हैं सब कुछ पेपर में पूछा जाएगा। इस टाइम की कला क्या थी, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था, कौन कौन से स्थल थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे के सारे आएंगे। बस इतना याद रख लो कि सेकंड पॉइंट आपका कहता है कि सिंधु सभ्यता कालीन चित्रकला के बारे में बात करता है, ये हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे चित्रकला के षडंग। चित्रकला के षडंग, षडंग मतलब होता है 6 अंग, ठीक है ना। और इन 6 अंगों की व्याख्या सर्वप्रथम कहाँ की गई है, आप सभी लोगों को पता होगा जो पिछला पढ़े हैं, और नहीं भी पढ़े तो याद रख लो कि चित्रकला के षडंग की सबसे पहली बार व्याख्या कहां पर की गई है। तो ये आपको वात्स्यायन के ग्रंथ कामसूत्र में की गई है, जिसने लिखा है रूप भेदा प्रमाणनी भावलावण्य योजनम सादृश्यमणिका भंग इति चित्र षडंगकम। तो चित्रकला के षडंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जरूर आपके एग्जाम में। तो ये तीसरा टॉपिक है आपके सिलेबस का, ये मैं अभी सिलेबस से डिस्कस कर रहा हूं। सिलेबस का आपका जो चौथा पॉइंट है वो है
भित्ति चित्रकला के प्रमुख केंद्र, भित्ति चित्रकला के प्रमुख केंद्र। भित्ति चित्रकला, अब भित्ति चित्रकला के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? कोई कंफ्यूजन है क्या? किसी की आवाज आई थी हल्की सी। दीपक जी आवाज अच्छी आ रही है? हेलो हेलो। अरे भैया जिसका माइक खोला हुआ करे वही बोल दिया करो, सब कुछ आ रहा है सही से। जी सर आवाज आ रही है। ठीक ठीक ठीक। तो चौथा जो आपका सिलेबस का बिंदु है वो कहता है कि भित्ति चित्रकला के प्रमुख केंद्र। अब भित्ति चित्रकला सबसे पहले जिन गुफाओं में, जिन क्षेत्रों में पाई गई उसका नाम है भैया जोगीमारा। कौन सा मारा? जोगीमारा। इस बार मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो कोड में पढ़ाऊंगा, ट्रिक में पढ़ाऊंगा, चीजों को याद कराते चलाऊंगा लगा साथ में। बस अभी आप केवल ये याद रख लो, ये सिलेबस से डिस्कस कर रहा हूँ। जोगीमारा हो गई, अजंता हो गई, एलोरा हो गई, बहुत सारी गुफाएं आएंगी, बहुत सारे भित्ति चित्रकला के केंद्र आएंगे। उन सभी के सभी हम भित्ति चित्रकला के प्रमुख केंद्र वाले टॉपिक में एक एक टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा, पांचवा जो टॉपिक आएगा वो है भारतीय लघु चित्रकला। भारतीय लघु चित्रकला, ये सिलेबस है, वैसे तो आपको पढ़ के पहले से तैयार रखना चाहिए। भारतीय लघु चित्रकला, इसके अंतर्गत हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या? मुगल कालीन चित्रकला को पढ़ेंगे, मुगल कालीन चित्रकला को पढ़ेंगे, राजस्थानी शैली को पढ़ेंगे, पहाड़ी शैली को पढ़ेंगे। ये सभी लघु चित्रकला के पार्ट हैं। उसके बाद अपभ्रंश शैली भी यहीं पर पढ़ लेंगे, अपभ्रंश शैली, ठीक है ना। बंगाल शैली, बंगाल शैली या पाल शैली, या पाल शैली, ये सभी चित्रकला शैली भारतीय लघु चित्रकला के अंतर्गत आती हैं। और इन सभी को हम बेसिकली इस टॉपिक में पढ़ेंगे, भारतीय लघु चित्रकला के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो ये 5 टॉपिक हो गए। जो आपका छठा टॉपिक होगा दोस्तों, वो हम पढ़ाएंगे समकालीन चित्रकला, समकालीन चित्रकला। और समकालीन चित्रकला के अंतर्गत जो भी कलाकार हुए हैं भारत के, अर्थात बंगाल शैली के सबसे ज्यादा कलाकार हुए हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। समकालीन चित्रकला के अंतर्गत बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकारों की बात कर लेंगे यहीं पर हम, और यहीं पर विश्व के प्रमुख चित्रकारों की बात करेंगे। और इसी के साथ, इसी के अंतर्गत मैं आपको पढ़ा दूंगा पश्चिमी कला, पश्चिमी कला के बारे में पढ़ा दूंगा, जिसमें आपका वेजेंटाइन कला हो गई, ठीक है ना, रोमन, ग्रीक वगैरह, ये सारी कला और उसके प्रमुख चित्रकार जो पिछली बार भी पढ़ाए थे, इस बार उनको थोड़ा और अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो ये सारा ये समकालीन के अंतर्गत ही हम पढ़ लेंगे। इसके बाद जो 7वां टॉपिक आएगा, मैं इसको इरेज कर दूं क्या? इरेज कर दूं क्या भाई साहब इसको? जी सर। ओके। जो 7वां टॉपिक आएगा, 7वां टॉपिक आएगा क्या, जरा देखो। कला के तत्व। 7वां टॉपिक आएगा कला के तत्व। अब कला के कौन कौन से तत्व होते हैं? जैसे कि रेखा हो गया, आपका आकार हो गया, वर्ण हो गया, ताल हो गया, पोत हो गया, ये सारी चीजें कला के तत्व के अंतर्गत आते हैं। रेखा, आकार, तान, पोत, वर्ण इत्यादि, ये सारी चीजें कला के तत्वों के अंतर्गत आते हैं। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। पिछले साल भी क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ से रंग से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, पोत से क्वेश्चन आया था, तो इनसे क्वेश्चन आते हैं भैया। तो इसको भी हम पढ़ लेंगे। ये 7वां हो गया। 7 के बाद 8वां जो आपका टॉपिक रहेगा कला का, 8वां नंबर का, वो रहेगा चित्र संयोजन के सिद्धांत। चित्र संयोजन के
सिद्धांत। दोस्तों 8वां टॉपिक रहेगा आपका चित्र संयोजन के सिद्धांत, और इसके अंतर्गत आपका सहयोग, सामंजस्य संतुलन, प्रभावी कलय अनुपात और प्रक्षेप, ये सारी चीजें इस टॉपिक में आएंगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि टीजे की कला में टोटल 8 बिंदुओं पर टॉपिक आपका 8 बिंदुओं पर सिलेबस पूरा डिवाइड है, जब उसको मैंने इस तरीके से डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। और आपको यही 8 बिंदुओं पर फोकस करना है। और ये सिलेबस का मैंने वहां पर टीजीटी में जहां आप जाओगे तो वहां सिलेबस का ऑप्शन आता है, वहां भी मैंने ये सारी चीजें लिख रखी है, ठीक है। और इसके अलावा ये तो सिलेबस हो गया। सिलेबस में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? सिलेबस भैया याद होना चाहिए। सिलेबस जो है आपको याद होना चाहिए। विवेक जी, हेलो। जी सर। सिलेबस याद होना चाहिए विवेक जी। जी सर। जी सर। चलो, तो सिलेबस समझ में आ गया ना, क्या क्या सिलेबस आपका? यस सर। जी सर। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा, पसीना बहुत। अब जैसे कि ये कंप्लीट आपका जो सिलेबस है टीजीटी में दिया गया है, लेकिन आपको पता है कि एग्जाम में इसके अलावा भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इसके अलावा टीजीटी में आपका सिलेबस जो दिया गया है, इसके अलावा भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने इस कंप्लीट सिलेबस को भी किस तरीके से पढ़ाने का निश्चय किया है, जरा सुनो। हम पढ़ेंगे पूरा कला। कला क्या है, ठीक है ना, सॉरी, कला क्या है। फिर हम पढ़ेंगे कला का इतिहास, कला का इतिहास पढ़ेंगे। और दोस्तों जितना भी आपका सिलेबस है सारा का सारा कला के इतिहास में आ जाएगा। इसमें कला क्या है, कला क्या है के अंतर्गत यही कला का महत्व, कला का महत्व, उसके बाद महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कला से संबंधित ग्रंथ, इनके बारे में एग्जाम में पूछ लेता है। कला के इतिहास के बारे में हम देखने वाले क्या है। सबसे पहले ये 2 बिंदुओं पर चलेंगे हम, 2 बिंदु, ठीक है ना। और तीसरा है कला के तत्व, अलग से इसका टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी ये सेम रहेगा, कला के तत्व। और चौथा रहेगा संयोजन, कला में संयोजन के सिद्धांत, संयोजन के सिद्धांत। हम कुल मिला के इस तरीके से चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कला क्या है, फिर देखेंगे कला का इतिहास क्या है, फिर कला के तत्व की बात करेंगे, और कला में संयोजन के सिद्धांत की बात कर लेंगे। और बस यहीं से पूरा 4 बिंदुओं में पूरा सिलेबस आपका खत्म कर देंगे। सबसे बड़ा जो रहेगा आपका कला का इतिहास रहेगा। अभी मैं बताने वाला हूँ कला के इतिहास में क्या क्या जाने वाले हैं, कहां तक जाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कला क्या है। चलो भैया, तो सभी लोग जानते हो कला क्या है। मन के अभिव्यक्ति को, जो भी आपके अंदर अभिव्यक्ति आती है, जैसा कि मैंने इसका वीडियो भी बना के यूट्यूब में डाल रखा है, चाहो तो उसी को देख लेना। वैसे इसका विधिवत वीडियो पड़ा है, उसमें समझ लो। फिर भी यहाँ पर कला क्या है, तो मन के अंदर जो भी आपके अंदर अभिव्यक्ति होती है उसे चित्र रूप में प्रस्तुत कर देना, या किसी भी अभिव्यक्ति को इस तरीके से प्रस्तुत करना जो किसी के हृदय को प्रसन्न कर दे, वही कला है। जैसे आप किसी से नॉर्मल बात करते हैं तो वो प्रभाव नहीं करती, लेकिन उसी को अगर आप बहुत थोड़ा सा काव्यात्मक ढंग से या बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करके आप प्रस्तुत करते हैं तो वो आपकी बात अच्छी लगती है। तो यही बेसिकली कला है। तो कला क्या है, मन की अभिव्यक्ति को, मन की अभिव्यक्ति को चित्र रूप में प्रस्तुत करना चित्रकला कहलाता है। क्या कहलाता है? चित्रकला कहलाता है। अब अगर बात करें कि चित्रकला के महत्व को सबसे पहले किस ग्रंथ में और कहां पर बताया गया था,
तो चित्रकला के महत्व को सबसे पहले जो इसकी चर्चा की गई थी वो विष्णु धर्मेत्तर पुराण में की गई थी। कहां पर की गई थी? विष्णु धर्मेत्तर पुराण। विष्णु धर्मेत्तर पुराण का एक खंड है जिसका नाम है चित्रसूत्र। कहां पर की गई थी दोस्तों? चित्रसूत्र। और चित्रसूत्र में ही एक श्लोक है। क्या दोस्तों? एक श्लोक है जहां पर कला के महत्व को बताया गया है। किसको बताया गया है? कला के महत्व को बताया गया है। और वो श्लोक क्या है? वो श्लोक कहता है कला नाम प्रवरम चित्र धर्म कामार्था मोक्षम। आपको बहुत बार ये बता चुका हूं, एक बार फिर बताने जा रहा हूं। कला नाम प्रवरम चित्र धर्म कामार्थ मोक्षम। कला नाम प्रवरम चित्र धर्म कामार्थ मोक्षम। इसके अलावा अगली लाइन है मांगल्यम प्रथम द्योतक। मांगल्यम प्रथम द्योतक ग्रहे यत्र प्रतिष्ठितम। का मतलब हुआ कला के महत्व को सबसे पहले कहां बोला गया है? तो विष्णु धर्मेत्तर पुराण में। विष्णु धर्मेत्तर पुराण के कौन से खंड में? चित्रसूत्र नामक खंड में। कौन सा श्लोक? तो ये कला नाम प्रथम चित्र धर्म कामार्थ मोक्षम मांगल्यम प्रथम द्योतक ग्रह यत्र प्रतिष्ठितम। इसका मतलब होता है कि कला में चित्रकला सबसे क्या होती है? प्रबरम होती है, अर्थात महत्वपूर्ण होती है। ठीक है ना? जिससे धर्म काम अर्थ और मोक्ष की क्या हो सकती है? प्राप्ति हो सकती है। मतलब अगर आप कला को महत्व देते हैं तो आपके मनुष्य के जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म काम अर्थ और मोक्ष, उन सभी को प्राप्त किया जा सकता है। फिर कहा गया है मंगलम प्रथमम द्योतक, अर्थात वहीं पर सबसे पहले मंगल कामना होती है, मंगल होता है। ग्रह यत्र प्रतिष्ठितम, जहां पर कला निवास करती है। तो इस तरीके से कला के महत्व को विष्णु धर्मेत्तर पुराण में विधिवत तरीके से क्या किया गया है? व्याख्यायित किया गया है। इसके बाद इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? इतनी चीज में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं आगे जल्दी जल्दी बढ़ता चला जाऊं। हेलो, हेलो, कोई तो बोल दिया करो भैया। जी सर, जी सर। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? ये वीडियो मेरा पहले बन नहीं चुका सर, है। कोई दिक्कत नहीं। चलो, इतने में कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई कला के महत्व की बात। कला क्या है? कला का महत्व क्या है? अब अगली बात करते हैं कि कला के अंग कितने होते हैं। कला के अंग कितने होते हैं? तो सभी लोग जानते हो कला के 6 अंग होते हैं। और इन 6 अंगों की बात सबसे पहले कहाँ की गई है? तो दोस्तों इन कला के 6 अंगों की बात कामसूत्र में की गई है। कहाँ की गई है? कामसूत्र में। कामसूत्र किसका ग्रंथ है? ये वात्स्यायन का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? वात्स्यायन महोदय का ग्रंथ है। ठीक है ना? कामसूत्र है और इसमें एक श्लोक दिया गया है। श्लोक दिया गया है और ये श्लोक हर आर्टिस्ट को मालूम होना चाहिए उसके जीवन काल में। अगर ये श्लोक नहीं आता तो मतलब आपको कला नहीं आती। ठीक है ना? तो इस श्लोक को कम से कम आप याद कर लो। कहता है रूप भेदा प्रमाणिनी। रूप भेदा प्रमाणिनी भाव लावण्य योजनम। भाव लावण्य योजनम। रूप भेदा प्रमाणिनी भाव लावण्य योजनम सादृश्यम सादृश्यम वर्णिका भंग। वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। तो ये श्लोक दिया गया है दोस्तों कामसूत्र में। कामसूत्र किसका ग्रंथ है? तो वात्स्यायन का ग्रंथ है। ठीक है ना? किस काल में लिखा गया यह ग्रंथ है? तो यह दोस्तों गुप्त काल में लिखा गया ग्रंथ। गुप्त कालीन एक ग्रंथ है। ठीक है ना? किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत भाषा में है।
ये सब पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। तो श्लोक दिया गया है जिसमें कला के 6 अंग बताए गए हैं कामसूत्र में। रूप भेद प्रमाणनी भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र तरंग का मतलब कला में एक होता है रूप का भेद पहचानना, उसका प्रमाण, भाव, किसी भी चित्र का भाव होता है। टॉपिक आएगा तो मैं इसको विधिवत चर्चा करूंगा, अभी मुझे थोड़ा सा केवल डिस्कस करना है हल्का सा। उसके बाद लावण्य योजना क्या होती है, सादृश्य क्या होता है, वर्णिका भंग क्या होता है। ये दोस्तों चित्र के 6 अंग होते हैं। कहता है रूप भेदा प्रमाणनी भाव लावण्य 1 2 3 4 5 6 ये भंग, ठीक है ना। इति चित्र षडंग का मतलब यह चित्र के 6 अंग हैं। तो इस चीज की बात यहाँ पर की गई है। लेकिन दोस्तों काम सूत्र में इन 6 अंगों की व्याख्या नहीं मिलती, केवल श्लोक दिया गया है, इसकी विधिवत व्याख्या नहीं की गई। इस श्लोक की इस श्लोक की इस श्लोक की विधिवत व्याख्या एक व्यक्ति करते हैं जिसका नाम है यशोधर पंडित। यशोधर पंडित इस श्लोक की व्याख्या करते हैं और इस श्लोक की व्याख्या को इन्होंने जो नाम दिया वो नाम दिया जय मंगला। क्या नाम दिया? जय मंगला। तो यशोधर पंडित ने अपने ग्रंथ जय मंगला में काम सूत्र के ग्रंथ रूप भेदा प्रमाणनी भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम की क्या की है? व्याख्या की है। दोस्तों व्याख्या को ही टीका भी कहते हैं। तो कई बार लिख के आ जाता है कि जय मंगला क्या है? टीका है, ठीक है ना। जय मंगला किसका ग्रंथ है? यशोधर पंडित का है। यशोधर पंडित किसके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों सवाई राजा जय सिंह, सवाई राजा जय सिंह, जय सिंह। दोस्तों हमारा भी नाम जय सिंह ही है, लेकिन हमारा सवाई राजा नहीं है, ठीक है ना। ये यशोधर पंडित सवाई राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे। ये महोदय जय सिंह कौन थे? तो जैसे मैं कहूं जय सिंह कौन है तो आप सभी लोग बता दोगे कि हम, मतलब हमारा भी नाम जय सिंह है। तो किसी भी व्यक्ति का कहीं ना कहीं से कोई संबंध होता है, हर व्यक्ति का एक कोई संबंध होता है, उसकी कोई जाति होती है, उसका कोई वंश होता है। ठीक इसी प्रकार सवाई राजा जय सिंह, इनके दरबार में यशोधर पंडित रहते थे, ठीक है ना। ये दरबारी कवि थे यशोधर पंडित इनके। इन्होंने जय मंगला में कामसूत्र के ग्रंथ की पूर्णतः व्याख्या की है और इन्होंने ये 6 अंगों के बारे में विधिवत बताया कि रूप भेद क्या होता है, चित्र में प्रमाण का मतलब क्या होता है, भाव का मतलब क्या होता है, लावण्य योजना का मतलब, सब कुछ इन्होंने बताया। ये कहाँ रहते थे? तो जयसिंह के दरबार में। जयसिंह कौन था? तो यह आमेर के, आमेर राजस्थान में पड़ता है, आमेर के कछवाह वंश के राजा थे, वंश के राजा थे। तो आमेर के एक कछवाह वंश के राजा थे जिसका नाम है सवाई राजा जयसिंह, ठीक है ना। इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, इन्होंने ही 5 वेधशालाएं बनवाई थी, जंतर मंतर घड़ी स्थापित किया था, बहुत सारा इनका काम है इतिहास में। तो ये इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं आगे थोड़ा बढ़ जाऊं। दीपा जी आप बताइए इस बात। हेलो, मैं नाम बोला करूं तो जी करके जी सर समझ आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर आ रहा है। इस स्पीड तो नहीं है? नहीं नहीं सर ठीक है, बिल्कुल स्पीड। अच्छा मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इस तरीके से पढ़ाना ज्यादा सही लगता है कि जैसा मैं पहले पढ़ाता था वैसा? सर दोनों ही तरीके अच्छे हैं, उसमें थोड़ा सा ये था, ये तो ये सही है, साथ के साथ लिखते जाओ, पता चलता रहता है। समझ में आना चाहिए ना। जी सर। चलो तुम हम आगे चल रहे हैं, इतना हो गया। इसको चाहो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। वैसे एक चीज जी बताएं, सर। मैं अपने जो भी मेरे मुझसे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बहुत बेहतरीन मैं एक ऑफर लेके आया हूँ, ऑफर का एक तरीका लेके आया हूँ कि जैसे ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ उनको विधिवत इसी तरीके से लिखा हुआ, मतलब कंप्यूटर कॉपी, जी फाइल सर। कॉपी मिलेगी। जैसे इसमें कई चीज छूट जाती है पढ़ाते समय
तो वो उसमें मिलेगी। उसका पीडीएफ आपको क्लास कंप्लीट होने के बाद, जैसे ही इसका टॉपिक कंप्लीट होगा, वैसे ही मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और जी एप्लीकेशन सर। पे ही मिलेगा, और विधिवत कॉपी, इसमें कोई संशय नहीं रहेगा कि भैया दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, एकदम बिल्कुल एचडी कॉपी मिलेगी आपको, ठीक है। ओके सर। तो मैं इसको रफ किए दे रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। ओके सर। विवेक जी, आप जरा अपना माइक खोलिए। हेलो, जी सर। आवाज आ रही है विवेक भैया? जी सर, आ रही है। समझ में भी आ रहा है कि केवल आवाज ही आ रही है? जी सर, समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। चलो, तो हमने ये देख लिया कि कला क्या है, कला का महत्व क्या है, हमारे जीवन में कला का महत्व क्या है, और हमने ये भी देख लिया कि कला के अंग कितने होते हैं और कौन से ग्रंथ में किस अंग, किस चीज की बात की गई है, ये बेसिकली देख लिया है। अब हमें मेन देखना है कला का इतिहास, जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। कला का इतिहास। दोस्तों, अगर हम कला के इतिहास की बात करें तो इतिहास होता क्या है, पहले तो समझ लें, इतिहास समझ लें, इतिहास क्या होता है। तो प्राचीन काल में घटित कोई भी ऐसी घटना, प्राचीन काल में घटित अर्थात पास्ट में घटित कोई ऐसी घटना, ऐसी घटना जिसका उस समय के, उस समय, जिसका उस समय के राजनीति, कल्चर, जो भी उस समय का समाज है, कोई भी ऐसी घटना रही हो जो उस समय के समाज को प्रभावित कर रही हो एक बहुत बड़े स्केल पे, तो उसी घटना को हम इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में घटित हर घटना को हम इतिहास नहीं कह सकते, क्योंकि कल हमने क्या किया, कहाँ गए, कहाँ घूमे, कहाँ खेले, अकबर ने कहाँ खेला, कहाँ घूमा, ये सब कोई मतलब का नहीं है हमारे। अकबर के उसी कार्य को हम इतिहास के अंतर्गत रखते हैं, या प्राचीन काल के किसी भी राजा के उसी इवेंट को हम इतिहास के अंतर्गत रखते हैं जिसका उस समय के समाज में एक प्रभाव, समाज में प्रभाव पड़ा हो, प्रभाव रहा हो, ठीक है ना। उस समाज, उस समय के समाज को जिसने प्रभावित किया हो, ऐसी कोई भी घटना बेसिकली इतिहास कहलाएगी। तो ये तो रहा इतिहास की बात, इतिहास किसे कहते हैं। हर घटना इतिहास नहीं होती, इस चीज को याद रख लेना। प्राचीन काल में घटित वही घटना इतिहास है जिसका उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्र में प्रभाव पड़ा हो, वही घटना बेसिकली इतिहास कहलाएगी। और इतिहास हम जब किसी चीज का पढ़ते हैं तो कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं? तो इतिहास, हम जब किसी भी चीज का इतिहास पढ़ते हैं, वो चाहे आपका इतिहास हो, चाहे हमारा इतिहास हो, मतलब एक मनुष्य का इतिहास हो, चाहे किसी भी चीज का इतिहास हो, हम वहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं जहां से उसके साक्ष्य हमें मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। अब सपोज करो जहां के हमको साक्ष्य ही नहीं मिला, कोई एविडेंस ही नहीं जिसके मालूम हमको, उसका इतिहास हम वहां पढ़ के क्या करेंगे? तो इतिहास बेसिकली वहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं जहां से हमको साक्ष्य मिलना स्टार्ट होते हैं। और हमें अब तक सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो आप सभी लोग जानते हो, अगर हम नॉर्मल इतिहास की बात करें तो हम सबसे पहले इतिहास स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता से इतिहास को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और वर्तमान तक इतिहास को पढ़ते चले जाते हैं, वर्तमान तक। यही तो इतिहास पढ़ते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या हो चुका, उसके एविडेंस है हमारे पास। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के पहले कोई इतिहास नहीं था? क्या उस समय का कोई एविडेंस नहीं है? यस, उस समय के भी बहुत सारे एविडेंस हमारे पास हैं, बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, तो वो भी इतिहास के अंतर्गत आता है। और इस इतिहास को बेसिकली हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के
हड़प्पा सभ्यता के पहले के काल को हम किस नाम से जानते हैं? प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और फिर अपना ये इतिहास चल जाता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इतिहास को हम 3 खंड में डिवाइड कर सकते हैं। कितने खंड में? 3 खंड में। कला के इतिहास को हम कुल 3 खंडों में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाता है प्रागैतिहासिक काल, हासिक काल, ठीक है ना, जिसे हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। इसको बेसिकली, इसके अंतर्गत बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता आ जाएगी। और इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब जरा देखना, ये जो डिवीजन किया गया है ये बेसिकली लिपि के आधार पर डिवीजन किया गया है कि किस समय के लोगों को लिपि लिखनी आती थी और उनको समझनी आती थी कि नहीं आती थी। तो ये जो टाइम था सिंधु घाटी, ये इसके अंतर्गत बेसिकली सिंधु घाटी पहले देख लो, सिंधु घाटी सभ्यता का काल। और इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर, वैदिक काल से लेकर वर्तमान जिस युग में आप इस समय जी रहे हैं ये ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अब इसके बहुत सारे पार्ट हैं, वो बाद में बताऊंगा। आद्य ऐतिहासिक काल सिंधु सभ्यता के काल को कहा जाता है। इससे क्वेश्चन आता है नॉर्मल, कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है, इस चीज का याद रखना। आद्य ऐतिहासिक काल के पहले का जो काल था उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस समय जो मनुष्य था उसको ना तो लिपि का ज्ञान था, ना तो लिपि का ज्ञान था। जब लिपि का ज्ञान नहीं था तो पढ़ना भी क्या जानता होगा। तो लिपि का ज्ञान नहीं था इस टाइम। इस टाइम के मनुष्य को लिपि का तो ज्ञान था, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई लिपि को आज कोई पढ़ नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। ये अर्थात उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है, जिस काल के लोगों को लिपि का तो ज्ञान था, मतलब वहां के लिखे हुए एविडेंस तो प्राप्त होते हैं, लेकिन कोई भी लिखे हुए एविडेंस को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। तो ऐसे काल को बेसिकली आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये जो डिवीजन किया है इतिहासकारों ने, ये लिपि के आधार पर किया गया है। इस समय कोई भी लिपि का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, मतलब इस समय के लोग लिखना नहीं जानते थे। और हमें आज तक कोई भी ऐसा चीज नहीं मिला है जिसमें जो इस काल का हो और उसमें कोई चीज लिखी गई हो। तो इसका मतलब इस काल के लोग लिखना नहीं जानते थे, और लिखना नहीं जानते थे तो पढ़ना भी नहीं जानते रहे होंगे। इस काल का हमें लिखे हुए साक्ष्य तो मिलते हैं, मतलब जो भी एविडेंस मिले हैं उनमें कुछ भाषा लिखी हुई तो मिली है, लेकिन उसको आज हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल हुआ। ऐतिहासिक काल, इस समय लिपि भी है और वो लोग वो चीजें हमें पढ़ भी सकते हैं। अब जैसे कोई कोई कहता है वैदिक काल आद्य ऐतिहासिक काल का पार्ट है, तो जरा ये बताइए, अगर वैदिक काल आद्य ऐतिहासिक काल का पार्ट है, एक सेकंड के लिए, तो इस समय जो लिखी गई लिपि थी वो संस्कृत थी। बेसिकली लिपि क्या थी? देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, संस्कृत। भाषा क्या थी? संस्कृत, ठीक है ना। क्या संस्कृत को आज कोई पढ़ नहीं सकता? बिल्कुल पढ़ सकता है। तो जितने भी वेद लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, और उन सभी संस्कृत भाषा के वेदों को आज इंसान पढ़ सकता है, ठीक है ना। इसीलिए वैदिक काल से लेकर आज अर्थात वर्तमान तक के काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के काल को बेसिकली आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है, और सिंधु घाटी सभ्यता के पहले का जो टाइम था उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात इस समय मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? जरा एक कोई भी माइक खोल के एक बार बोल दो, नहीं दिक्कत है। कोई भी भैया माइक खोल के बोल दिया करो। दीपा जी आप ही बोल दो। क्या हो गया? जी सर। अरे इतना टाइम लगता है क्या? नहीं सर।
समझ हाँ में जी, आ रहा है सब समझ रिकवरी? आ जी सर, सब समझ आ चलो, गया। कोई कंफ्यूजन हो खटाक से एकदम प्रश्न प्रहार कर देना, ठीक है? जी बिल्कुल। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। जो इच्छुक बंदा लिखना चाहता हो लिख भी सकता है, वैसे नहीं भी लिखोगे तो लिखा मिलेगा आपको, लेकिन प्रयास ये रहता है कि अगर आप पढ़ते समय लिखते हैं, बेशक आप उसको पढ़े ना दोबारा, लेकिन लिखते समय, अगर पढ़ते समय लिखते हैं तो वो चीज याद ज्यादा समय तक रहती है। ये साइकोलॉजी जी होती है। सर। तो जी मैं सर। इसको इरेज कर दूं? जी सर। इरेज कर दूं? ओके ओके। तो इतनी चीज में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके बाद दोस्तों प्रागैतिहासिक काल की पहले चर्चा करेंगे, फिर आद्यैतिहासिक काल की चर्चा करेंगे और फिर ऐतिहासिक काल की चर्चा करेंगे। दोस्तों इस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पूरा आपका आर्ट एंड कल्चर या पूरा आपका टीजीटी का सिलेबस घुसा हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा बड़ा टॉपिक है ये, और इसके अंदर सब चलो। तो मेरे भैया अभी हम यहां तक पहुंचे हैं प्रागैतिहासिक काल तक, अर्थात इतिहास के, कला के इतिहास के जो 3 काल हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, ठीक, इसकी चर्चा करेंगे। आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल की चर्चा अभी हम नहीं करने वाले, तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। किस काल को कहा जाता है? तो भली भांति हो जिस समय मनुष्य को लिपि का ज्ञान नहीं था। इसको एक और नाम से जाना जाता है, पाषाण काल। किस नाम से जाना जाता है? पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अब ये भैया पाषाण काल के नाम से क्यों जाना जाता है? कुछ भी याद मत करना इस काल का। इस काल से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ भी याद नहीं करना, सब चीज ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। हर चीज का कंसेप्ट है, बस इतना याद रखना। शांति से बस क्लास में एक बार कंठस्थ कर लेना जो बताते जाए। पाषाण काल क्यों कहा जाता है इस काल को? तो इस काल का जो मनुष्य था उसका सारा क्रियाकलाप, सारा क्रियाकलाप सॉरी क्रियाकलाप पत्थरों पर आधारित था, पत्थरों पर आधारित था। अर्थात वो रहता कहाँ था? गुफाओं में। गुफाएं किसकी बनी होती थी? पत्थर की। शिकार किससे करता था? कोई उसके पास धनुष बाण नहीं था, उसके पास कोई उस समय न धनुष बाण किसी चीज का आविष्कार नहीं हुआ था, उसके पास किसी भी प्रकार का यंत्र नहीं होता था, लोहे का खोज हुआ नहीं था, तो यंत्र कैसे बन जाए? दोस्तों लोहे का खोज आपका वैदिक काल में होता है। कब होता है? वैदिक काल में होता है। वैदिक काल में भी कहां पर? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में लोहे का सर्वप्रथम खोज आपका उत्तर वैदिक काल में होता है, और उत्तर वैदिक काल के बाद फिर आपका लोहे के औजार बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना? ये जो काल था, इस समय इंसान को कुछ भी नॉलेज नहीं था, एकदम इंसान इस तरीके से ऐसे था जैसे कि जानवर, ठीक है ना? उसको कपड़े तक पहनने की तमीज नहीं थी, या कह सकते हो वो ये नहीं जानता था कपड़ा क्या होता है, बस ऐसे जो मर्जी आई लपेट लिया, नहीं लपेटा तो ऐसे घूमते रहे। तो कुछ इस तरीके का मनुष्य था। तो वो जो शिकार करता था, वो शिकार जो औजार बने होते थे, शिकार के औजार, वो भी किसके बने होते थे? पत्थर के बने होते थे। इतनी चीज समझ में आ गई। रहता कहाँ था? गुफाओं में, जो पत्थर से बनी थी। शिकार करता था औजार से, और वो औजार किसके बने होते थे? पत्थर से बने होते थे। कुल मिला के पूरी जीवन शैली उसकी किस पर डिपेंड थी? उसकी पूरी जीवन शैली पत्थरों पर डिपेंड थी, इस काल के मनुष्य की। इसीलिए इस काल को दोस्तों पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। तो पहला पॉइंट तो ये चीज समझ में आ गई कि इसको पाषाण काल कहते क्यों है, ठीक है ना? अब इतिहासकार महोदय ने, जितने भी इतिहासकार हुए हैं, इस पाषाण काल को भी कई सारे छोटे छोटे कालों में डिवाइड कर दिया है, और वो सारे छोटे छोटे काल जो डिवाइड किए गए हैं, वो उपयोग होने वाले औजारों के आधार पर, उपयोग होने वाले
औजार है। इस समय जो मनुष्य औजार का उपयोग करता था, उस समय इस सबसे पहली बात उपयोग होने वाले औजार ये थे किसके? पत्थर के थे, ठीक है ना। अब पत्थर के जो औजार हैं, इस समय का मनुष्य जो पत्थर के औजार उपयोग करता था, उसके आधार पर इतिहासकारों ने इस पूरे काल को कई सारे छोटे छोटे कालों में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया। अगर इस काल का टाइम पीरियड आपसे कहा जाए कितना है, तो ये लगभग लगभग 25 लाख बीसी, मतलब आप 25 लाख, अभी बीसी एसी का कंसेप्ट समझा रहा हूं, बीसी से लेकर 25 लाख बीसी से लेकर आपका लगभग 1000 बीसी, 1000 बीसी तक का टाइम ये बेसिकली प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता 1000 क्या बेसिकली 2500 आएगा, 2500 बीसी, 2500 से सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपका आद्य ऐतिहासिक काल का पार्ट हो जाता है। तो ये, और ये कोई फिक्स डेट नहीं है, इसकी आज तक कोई फिक्स डेट नहीं निकाल पाया, लेकिन नियर अबाउट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बस इतना समझ लो कि ये 25 लाख पीछे से लेकर के तो 2500 बीसी तक का काल है। अब ये समझ लो, ये टाइम थोड़ा सा इसको बड़ा कंफ्यूजन होगा आपको इतिहास में पढ़ने का, तो इसको पहले समझ लेते हैं बीसी और एसी का, एडी का क्या कंसेप्ट है। तो जैसे इतिहास है, इतिहास में समय की गणना इस तरीके से की जाती है। सपोज करो यहां पर ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा का जन्म, जीरो में यहां ईसा का जन्म मान लिया गया, मतलब ईसा के जन्म को बेस मान लिया गया। क्या मान लिया गया? बेस मान लिया गया, ठीक है ना। तो ईसा के जन्म के जो बाद का टोटल टाइम है उसको एडी या सीई के नाम से जाना जाता है। ईसा के जन्म के पहले का जितना भी टाइम है उसे बीसी के नाम से जाना जाता है, बिफोर ऑफ क्राइस्ट। एडी का फुल फॉर्म होता है एना डोमिनी, सीई का फुल फॉर्म होता है कॉमन इरा। अब ये नए स्टैंडर्ड बुकों में कॉमन इरा लिख के आने लगा है, एडी के स्थान पर कॉमन इरा लिख के आता है, ठीक है ना। तो ईसा मसीह के जन्म को बेस मान लिया गया टाइम का। इस बेस के बाद का जो टाइम है पूरा कहलाता है बेसिकली एडी, और ईसा मसीह के जन्म के पहले का पूरा टाइम कहलाता है बीसी, बिफोर ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट ईसा को ही बोलते हैं, इसलिए ईसा के जन्म के पहले, बिफोर का टाइम जो कहलाता है वो बीसी कहलाता है, ठीक है ना। अगर इसको हम एक मान लें थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, आज चल रहा है 2022, अर्थात एक से हम कहां पहुंच गए हैं? 2022 में, अर्थात 2000 साल हम लोग इस बेस से 2000 साल आगे पहुंच गए हैं। बात हो रही है 25 लाख बीसी, इसके और पीछे आप 25 लाख साल चले जाओ, वो टाइम कहलाता है दोस्तों प्रागैतिहासिक काल, अर्थात 2000 तो ये हो गया, फिर इसके बैक पीछे जाएंगे लगभग 2500 मतलब 2000 के आसपास, तब आपको सिंधु घाटी सभ्यता मिलेगी, और उसके भी पीछे चलते चले जाओगे लगभग जाने कितने साल, तो आपको मिलेगा क्या? प्रागैतिहासिक काल। और कल्पना करो आप अपने जन्म के 10 साल बाद, या कह सकते हो जिसका भी जब जन्म हुआ हो, बचपन आपका कैसा गुजरा था, बचपन के टाइम आपका लाइफ कैसी थी, जीवन शैली कैसी थी, और आज जीवन शैली कैसी है। दोस्तों बचपन ज्यादा पुराना नहीं है, बहुत ज्यादा, आज जितने भी पढ़ने वाले होंगे ये सब आज 21वीं शताब्दी चल रही है, ये सारे 20वीं शताब्दी के लोग होंगे, मतलब 1900 में किसी सबका जन्म डेट ऑफ बर्थ होगा, इससे ज्यादा पुराना कोई हो भी नहीं सकता है, ठीक है ना। हाँ भूत प्रेत जरूर हो सकते हैं। अब समझ लो हम अपने जन्म के समय का कल्चर कैसा था, और आज से 5000 साल पहले या 25 लाख साल पहले लोगों का मनुष्य का जीवन कैसा रहा होगा, कल्पना करो, खुद समझ में आ जाएगा उस समय का मनुष्य कैसा रहा होगा, ठीक है ना। उस समय का मनुष्य बिल्कुल जानवर की तरीके से था, ठीक है। आदि मानव, अर्ली मैन जिसको आप कहते हो, ये सब इसी टाइम के लोग थे, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल के ये लोगों को अर्ली मैन कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस काल को इतिहासकारों ने इसमें उपयोग होने वाले औजारों के आधार पर इस काल को कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। तो प्रागैतिहासिक या पाषाण काल को मुख्य रूप से दोस्तों 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसका जो सबसे प्राचीन पार्ट है उसको हम बोलते हैं पुरा पाषाण काल, पुरा
पाषाण काल के नाम से जानते हैं। पूरा पाषाण काल के बाद जब थोड़ा सा आओगे, पूरा पाषाण काल का अगर टाइम पीरियड से कोई कहा जाए तो 25 लाख बीसी से आपका ये चला जाएगा 9000 बीसी, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल के बाद का जो टाइम आता है दोस्तों, वो कहलाता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, और इसका टाइम है 9000 बीसी से। यार देखो, इसमें कंफ्यूजन है, पिछली साल टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। मध्य पाषाण काल कहां से कहां तक कब तक खत्म होता है? उन्होंने आंसर 4000 माना है सही। क्या माना है? पिछली साल के प्रश्न पत्र में इस काल को अंतिम पूछा गया है, मध्य पाषाण काल का लास्ट पीरियड कहां तक जाता है, ऐसा क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? दीपा जी जवाब दे। जी सर, आया था। ये क्वेश्चन था कि नहीं था पिछले साल पेपर में? जी सर, आया था। तो बस आयोग ने जो मान लिया वही सही माना जाता है, इतनी चीज याद रख लेना। तो मध्य पाषाण काल का टाइम 9000 से स्टार्ट होता है और 4000 बीसी तक आता है। कहां तक आता है? 4000 बीसी। उसके बाद मध्य पाषाण काल के बाद आपका जो डिवीजन किया गया है ये नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल 4000 से स्टार्ट होकर के 1000 तक आता है, 1000 बीसी तक आता है। और 1000 बीसी के बाद वैदिक काल चालू हो जाता है, ये आपको सबको पता होगा। वैसे वैदिक काल की स्टार्टिंग तो 1500 से ही हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको इतना याद रखना है कि पाषाण काल को औजारों के आधार पर, उपयोग होने वाले औजारों के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल मतलब बहुत पुरानी बात हो गई, इस समय का तो मनुष्य हमें दिखाई नहीं देता। आपको बड़ी अच्छी बात बता दें कि जो मिर्जापुर की गुफाएं हैं वो इन तीनों कालों में से इस काल में खोजी गई थी, मतलब इस काल की गुफाएं हैं। अर्थात ये जो आपको चित्र प्राप्त होते हैं ना मिर्जापुर के, वो इस काल के हैं। और अभी इस काल को भी मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बताऊंगा। तो बस अभी इतना जान लो कि पाषाण काल का सबसे प्राचीन काल है पूरा पाषाण काल, जिसका 25 लाख बीसी से 9000। आप 25 लाख से जीरो की तरफ है आ रहे हो। इतिहास में आप ये जीरो मान लो, ये आज मान लो, और ये पुराना है, तो आप जीरो की तरफ है आ रहे हो। तो 25 लाख से 9000 संख्या घटेगी कि नहीं घटेगी? बिल्कुल घटेगी। फिर 9000 से 4000 देखो आया, संख्या घटी, क्योंकि आप पीछे से जीरो की तरफ आ रहे हो। और जब जीरो से आगे की तरफ बढ़ोगे तो संख्या बढ़ने लगेगी। फिर नव पाषाण काल 4000 से 1000। इतनी चीज में कोई दिक्कत नहीं। ये सबसे प्राचीन काल है। इस काल में मनुष्य पूर्णतः खाना बदोश जीवन जीता था। खाना बदोश जीवन जीता था। खाना बदोश जीवन क्या होता है? जब आप केवल खाने के बारे में जीवन जीते हो, जब आप केवल खाने के बारे में सारा दिन मेहनत करते हो, सुबह से निकल गए और बस खाने के लिए ढूंढ रहे हो। जैसे आज जानवर, शेर चीता क्या करते हैं? रात भर सोते हैं और सुबह सारा दिन शिकार ढूंढते हैं। रात में तो नहीं शिकार करते ना जानवर, जानवर तो सुबह ही शिकार करते हैं, ठीक है ना। तो खाना बदोश जीवन वो जीवन होता है जहां आप केवल खाना के बारे में सारा दिन का पूरा टाइम खाना के बारे में, खोज के बारे में बर्बाद कर देते हो। तो पूरा जीवन खाना बदोश था। मनुष्य पूरी तरीके से जानवर था, एक तरीके से जानवर एज लाइफ, ठीक है ना। कपड़े अपने पहनना नहीं जानता था। इस समय ना कपड़े का खोज हुआ था, ना आग का खोज हुआ था, किसी चीज का खोज नहीं हुआ था इस टाइम पे, ठीक है ना। तो ये सबसे प्राचीन जीवन है मनुष्य का। एक तरीके से आपके दिमाग में फीलिंग आनी चाहिए कि मनुष्य एज लाइक बिल्कुल वैसा ही, जो आपने बचपन में किताबों में पढ़ा है कि बिल्कुल कपड़े नहीं थे, शरीर में पूरे बाल हुआ करते थे, उस टाइप का मनुष्य है इस काल में। इसके बाद दोस्तों जब ये मध्य पाषाण काल आता है, ये 9000 से 4000, इस समय मनुष्य कृषि करना सीख चुका था। सॉरी, कृषि नहीं, पशुपालन सीख चुका था। पशुपालन करना सीख चुका था। याद रखना, पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य मध्य पाषाण काल से आपको प्राप्त होते हैं। तो इसके पहले मनुष्य पशु नहीं पालता था, ठीक है ना। इसके बाद ही, मतलब मध्य पाषाण काल में ही मनुष्य ने सबसे पहले पशुओं को पालना सीखा था। इतनी चीज समझ में आ गई। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो पशुपालन के साक्ष्य 2 जगह से मिलते हैं। एक है बागोर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, और दूसरा है आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। ये इतिहास में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं
दो ठो, एक बागोर राजस्थान का, दूसरा आदमगढ़ मध्य प्रदेश। इस समय अर्थात मध्य पाषाण काल की ये बागोर और आदमगढ़ ये दो स्थल बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको आप ध्यान दे दीजिएगा। तो इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मैं इसको मेटूं और आगे चलूं। हेलो दीपा जी, आप ही बोलो। सर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बोल दिया करो, जैसे मैं बोला करो खट से बोल दिया करो। तो मैं मेट दूं इसको? हाँ सर। समझ में आ रहा है भैया? समझ में आ रहा है? हाँ सर। बढ़िया समझ में आ रहा है कि ठीक ठाक? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कोई कमी हो तो बता देना। कोई कमी नहीं है सर, बढ़िया है। कमी होगी तो सुधार कर लेंगे, क्योंकि हमको सुधार करना है बस। ठीक है, ठीक। तो मैंने बता दिया कि पाषाण काल को अब मैं थोड़ा सा और अंदर जा रहा हूं, जरा देखना। पाषाण काल को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक, मैंने बताया यहां सबसे पहले मनुष्य कृषि करना सीखा। ठीक है ना? सॉरी, कृषि नहीं, क्या बोल रहा हूं, पशुपालन। पशुपालन इसके साक्ष्य 2 जगह से मिलते हैं, बागोर से और आपका आदमगढ़ से। बागोर राजस्थान में पड़ता है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है। बात करते हैं पहले पूरा पाषाण काल की। ठीक, पूरा पाषाण काल को भी दोस्तों, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल का भी जो सबसे प्राचीन काल है उसे निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं। उसके बाद का जो काल है उसे मध्य पूरा पाषाण काल कहते हैं। और उसके बाद का जो काल है वो उच्च पूरा पाषाण काल कहलाता है। इतनी चीज समझ में आ गई दोस्तों? निम्न पूरा पाषाण काल सबसे प्राचीन काल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सबसे प्राचीन काल होगा। फिर निम्न पूरा पाषाण के बाद कौन सा आएगा? मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण के बाद आएगा उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण के बाद आएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद आएगा नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल के बाद दोस्तों ये प्रागैतिहासिक काल खत्म हो जाता है, चालू क्या हो जाता है? आद ऐतिहासिक काल। और अगर कोई नव पाषाण काल के बाद कोई पूछे कौन सा काल आएगा, तो आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल के बाद कौन सा काल आएगा? तो आपको पता है ऐतिहासिक काल स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? वैदिक काल। वैदिक काल के बाद मौर्य काल। मौर्य काल के बाद गुप्त काल। गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल, इसी को सामंत काल भी बोलते हैं। गुप्तोत्तर काल के बाद आता है दिल्ली सल्तनत, मुसलमानों का शासन। उसके बाद मुगल आते हैं देश में। उसके बाद मुगलों के टाइम पर अंग्रेज आ जाते हैं। उसके बाद हम आजाद हो जाते हैं, इतिहास खत्म हो जाता है। तो ये बेसिकली ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, अंग्रेज और भारत आजाद। ठीक है ना? वैदिक काल में चित्रकला पर कोई काम नहीं किया गया। इस काल में केवल ग्रंथ लिखे गए। तो इसमें ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, जितने महत्वपूर्ण ग्रंथ है सारे ग्रंथों के बारे में आपको रटवा देंगे, एक एक लाइन, भूलेगा नहीं, बहुत आसान है। मौर्य काल में दोस्तों चित्रकला पर विशेष कोई ध्यान नहीं दिया गया, स्थापत्य पे सबसे ज्यादा ध्यान दे दिया गया। तो मौर्य काल में स्थापत्य को पढ़ लेंगे। पिलर के बारे में आप अशोक ने बहुत सारे पिलर्स बनवाए थे, तो उनके बारे में सीख लेंगे।
ठीक है ना। और इसी काल से दोस्तों भित्ति चित्रकला का प्रारंभ होता है। सबसे पुरानी गुफा जिसमें भित्ति चित्र प्राप्त होता है उसका नाम है दोस्तों जोगी मारा। कौन सा मारा? जोगी मारा, छत्तीसगढ़ में पड़ती है। और ये जोगी मारा गुफा किस टाइम की थी? मौर्यकालीन की। किस टाइम की थी दोस्तों? मौर्यकालीन गुफा थी जोगी मारा। ठीक है ना, इस टाइम के बेसिकली इस टाइम पीरियड में आती है। उसके बाद तो इन भित्ति चित्रकला बेसिकली मौर्य काल में पढ़ेंगे और पिलर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। गुप्त काल में, गुप्त काल के अंतर्गत बेसिकली हमें चित्रकला पर बेसिकली गुप्त काल में तो हर क्षेत्र में विकास हुआ, इसीलिए इसको क्लासिकल एज ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसमें चित्रकला, मूर्ति कला सबसे ज्यादा, लेकिन इसमें मूर्ति कला का विकास हुआ। अगर हमारी कला से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छा हुआ इस टाइम पे तो मूर्ति कला पर सबसे ज्यादा काम हुआ। और कई गुफाओं में भित्ति चित्रकारी भी की गई, जैसे अजंता हो गई, अजंता की गुफाएं इसी टाइम पे चित्र की गई थी। तो इस समय हम मंदिर निर्माण कला के बारे में देखेंगे। और मंदिर निर्माण कला के बारे में इतिहास में जितने भी टाइप के मंदिर होते हैं बेसिकली 3 टाइप के मंदिर होते हैं, द्रविड़, बेसर, नागर। बस अपने भारत में केवल 3 टाइप के मंदिर पाए जाते हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। नागर उत्तर भारत के, द्रविड़ दक्षिण भारत के और बेसर जिसमें दोनों का मिक्स हो जाए, संकर प्रजाति। ठीक है ना। तो इस समय हम बेसिकली गुप्त काल में मंदिरों के बारे में देख लेंगे। गुप्तोत्तर काल में आपको जितनी भी शैलियां आपने पढ़ी है, ये बंगाल शैली, अपभ्रंश शैली, ये सारी शैलियां बेसिकली, पाल शैली का नाम सॉरी जो सुना होगा आपने, वो सब गुप्तोत्तर काल, सामंत काल जब आता है तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सम्राटों का राज होता है। और फिर वहां एक नई शैली, अलग अलग शैली का विकास होता है। तो वहां पर ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत के जो भी राजा हुए, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी, ये जितने भी 4 राजवंश हुए, तो इन्हीं राजवंशों के टाइम पर इन्होंने कुछ तो किया होगा या कुछ तो बनाया होगा। तो जो इन्होंने बनाए हैं, गुलामों ने क्या बनाया, खिलजियों ने क्या बनाया, तुगलकों ने क्या बनाया, सैयदों ने क्या बनाया, कुछ नहीं बनाया। ठीक है ना। लोधियों ने क्या बनाया, बहुत कुछ बनाया। ठीक है ना। आगरा नगर को लोधियों ने ही बसाया था, आगे बताएंगे। ठीक है ना। तो इस समय के जो शासक हैं उन्होंने जो भी कार्य किए होंगे उनको हम पढ़ लेंगे। कला से संबंधित ही पढ़ना है हमको इतिहास को, हमें इतिहास नहीं पढ़ना। लेकिन इस बार मैं इतिहास को विधिवत पढ़ाते हुए कला की तरफ ले जाऊंगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इतिहास से भी आए तो छूट के न जाए, क्योंकि टाइम बहुत है इस बार, आराम से पढ़ना है। उसके बाद भैया बाबर 1526 आक्रमण हिंदुस्तान। एक मुगल आते हैं तो बाबर आया, बहुत सारे लोग आए मुगलों में। तो अलग अलग लोगों ने जो काम किया, इसी टाइम पे एक बंदा आएगा जहांगीर, तो भैया बहुत बड़ा कला प्रेमी था। तो मुगल काल में जहांगीर को सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। अकबर के टाइम के कलाकार, जहांगीर के टाइम के कलाकार, शाहजहां के टाइम के कलाकार, उनको पढ़ेंगे। फिर अंग्रेज आते हैं तो मुगलों की तो शैली यहाँ जो थी ही थी, अंग्रेज आते हैं वो अपनी शैली मुगलों की शैली में गुजर देते हैं, तो एक नई शैली बन जाती है चित्रकला की, जिसे इंडो गोथिक शैली के नाम से जाना जाता है। तो अंग्रेजों के टाइम पे इसको पढ़ेंगे, बस इतिहास यहाँ से खत्म हो जाएगा। आपका पूरा कंप्लीट जो है आर्ट एंड कल्चर या आर्ट का इतिहास पूरा खत्म हो जाएगा। तो मैंने ये इतिहास, ऐतिहासिक काल का पूरा विवरण दे दिया। आज ऐतिहासिक काल में मैंने बताया है केवल एक चीज पढ़नी है, सिंधु घाटी सभ्यता की कला। आज पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हम पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किए, फिर पूरा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किए, और सबसे हम बात चर्चा कर रहे हैं निम्न पूरा पाषाण, अर्थात इस इतिहास का सबसे ओल्डेस्ट टाइम, जिसको हम जानते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। इससे ज्यादा पुरानी चीजों के बारे में हमको जानकारी नहीं है, या कह सकते हो कि हमारे इतिहास को इससे अधिक पुरानी चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सबसे प्राचीन टाइम है दोस्तों ये पूरा निम्न पूरा पाषाण काल। वैसे कोई पूछे सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल में सबसे प्राचीन पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण में भी कोई पूछ ले सबसे प्राचीन क्या है, तो निम्न पूरा पाषाण काल। कोई पूछ ले इससे पहले का जो पता नहीं था। ठीक है ना। तो निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में जरा देखते हैं होता क्या है। तो भैया मैं इसको जरा इरेज कर दूं, दीपा जी। क्या दीपा जी कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या? हेलो हेलो दीपा जी, आप माइक खोलिए और बताइए जरा। जी सर। दिखाई नहीं दे रहा क्या भैया?
सर ठीक है, सब क्लियर है। सब क्लियर? चलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी समझ आ रहा है। बहुत ज्यादा अंदर घुस गया हिस्ट्री में, ठीक है। जी सर। अभी बाहर निकलेंगे, अभी हम बाहर निकलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर दें, इस काल की बात कर दें, निम्न पुरा पाषाण काल की। दोस्तों, इस काल को एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है सोहन संस्कृति। सोहन संस्कृति। सोहन संस्कृति के नाम से किसे जाना जाता है? तो निम्न पुरा पाषाण काल को जाना जाता है। इतनी चीज समझ में आ गई। इसको एक और नाम से जाना जाता है चपार चापिन टेबुल संस्कृति। इस नाम से भी इसी काल को जाना जाता है और ये बहुत एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। चपार चापिन टेबुल संस्कृति इसी काल को कहा जाता है, सोहन संस्कृति भी इसी काल को कहा जाता है। इसके बाद जो मध्य पुरा पाषाण काल है दोस्तों, इसको हम फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चपार चापिन मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से, और उच्च पुरा पाषाण काल को हम ब्लेड संस्कृति के नाम से, ब्लेड संस्कृति के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चपार चापिंग इसका नाम क्यों हुआ? तो इस समय के जो उपकरण मिले हैं उनका नाम है चपार चापिंग टेबुल वगैरह, ये उपकरण के नाम है। उसी उपकरण के नाम के आधार पर इसकी संस्कृति का नाम कर दिया गया है चपार चापिंग टेबुल संस्कृति, ठीक है ना। यह संस्कृति सोहन नदी के किनारे फली फूली, इसीलिए इसको बोल देते हैं सोहन संस्कृति। मध्य पुरा पाषाण काल की फलक संस्कृति क्यों कहते हैं? इस समय जो औजार दोस्तों यूज करते थे उनका कोई ढंग नहीं था, अर्थात वो बेढंगे थे, बेडौल थे, मतलब कोई आकृति नहीं थी, कोई फिक्स आकृति नहीं थी इस काल के औजारों की, ठीक है ना। इस काल जब आया मध्य पुरा पाषाण काल, इस काल में औजारों की थोड़ा आकृति ऐसे कर दी गई, मतलब एक तरीके से मारने के लिए फरसे टाइप की आकृति कर दी गई, इसलिए इसको फलक संस्कृति। मतलब कोई जैसे पत्थर है, सपोज करो ये पत्थर है, उसको एक तरफ से फलक बना दी गई, ऐसे ये फलक बना दी गई ताकि मांस को काटने में, जानवर को काटने में थोड़ा आराम हो जाए, तो इस काल को फलक संस्कृति कह दिया गया। इस काल में क्या किया गया कि दोनों तरफ पत्थर में फलक बना दी गई, इस तरफ भी फलक बना दी गई, इस तरफ की फलक बना दी गई, और दोनों तरफ जिसमें फलक होती है वो चीज क्या होती है? वो चीज ब्लेड होती है। क्या होती है? ब्लेड। ब्लेड आपने देखा है ना, दाढ़ी बनाने वाली ब्लेड, उसमें दोनों तरफ काटने की व्यवस्था होती है। इसीलिए इस काल के जब मनुष्य थे, इस काल के मनुष्य औजारों में, पत्थर के औजारों में दोनों तरफ थोड़ा चिकना कर दिए थे, फलक बना दिए थे, इसीलिए इस काल को ब्लेड संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों कालों को किस नाम से जानते हैं ये समझ में आ जाना चाहिए। फिर मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य बागौर और आजमगढ़, बागौर राजस्थान से, आजमगढ़ मध्य प्रदेश, ठीक है ना। इतनी चीज आपको याद हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल दोस्तों, नवपाषाण काल में सर्वप्रथम मनुष्य कृषि करना प्रारंभ करता है। क्या करना प्रारंभ करता है? कृषि करना प्रारंभ करता है, जिसके हमें साक्ष्य, सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से। कहां से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ कहां है? वर्तमान पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहां पर? बलूचिस्तान प्रांत। बलूचिस्तान प्रांत किस नदी के किनारे? बहुत इंपॉर्टेंट, बोलन। बेलन नहीं है, बेलन नदी के किनारे इलाहाबाद की संस्कृति, मतलब इलाहाबाद के पास बेलन नदी आती थी, ठीक है, वो बेलन नदी है, ये बोलन है, ठीक। तो मेहरगढ़ कहां पर? बोलन नदी के किनारे, ठीक है ना। कहां पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान पे कहां? बलूचिस्तान में, ठीक है ना। यहाँ सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहीं पर सर्वप्रथम कपास उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कपास उत्पादन के साक्ष्य दोस्तों प्राप्त होते हैं नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार भी इसी समय हुआ। पहिए का
आविष्कार भी इसी समय हुआ। इस समय की जो सबसे महत्वपूर्ण बस्तियां हैं, बेसिकली जो लोकेशंस हैं, वो जैसे कि आपका बुर्ज होम, बुर्ज होम या गुफ कराल, गुफ कराल, ये दोनों स्थल पड़ते हैं जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ते हैं? जम्मू कश्मीर में, जहां से हमें गर्क आवास, जिसको हम इग्लू बोलते हैं, ये साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ नवपाषाण काल का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो भी चीज था कि नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ, तो ये सारी चीजें हुई। यहाँ तक मनुष्य कृषि करना स्टार्ट कर दिया था। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे इतिहास में मनुष्य ने कब स्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया? बताएं दीपा जी। मनुष्य ने इतिहास में स्थायी जीवन कब जीना प्रारंभ किया? सर नवपाषाण काल में। क्यों? क्योंकि सर अगर हम कृषि तभी तो होगी जब हम एक जगह पे रहेंगे। बिल्कुल सही जवाब है कि जब मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया नवपाषाण काल में, क्योंकि कृषि करने के लिए स्थायी रहना जरूरी है। स्थायी नहीं रहोगे भैया, तुम्हारा खेत कोई चर के चला जाएगा, फिर उखाड़ोगे क्या खेत से? कुछ नहीं। इसीलिए क्योंकि कृषि करना सबसे पहले नवपाषाण में सीखा, इसीलिए मनुष्य स्थायी जीवन जीना स्टार्ट करता है। और प्रथम बस्ती के साक्ष्य भी इसी टाइम पे मिलते हैं। बस्ती मतलब घर बनाने के साक्ष्य इसी टाइम पे मिलते हैं। और दोस्तों यही नवपाषाणिक संस्कृति आगे डेवलप करती हैं, और डेवलप करके आद्य ऐतिहासिक काल में पहुंचकर यही नवपाषाणिक संस्कृतियां आपका बना देती हैं क्या? बना देती हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है ना? तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये रहा डिस्कशन अभी तक का आपका पाषाण काल का, अर्थात प्रागैतिहासिक काल की मैंने चर्चा की। अब हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख केंद्रों की बात करेंगे। तो केंद्रों की बात मुझे लगता है कल की जाए तो ज्यादा सही रहेगा। क्यों? हेलो विवेक जी, माइक खोलिए। जी सर। जी सर। मुझे लगता है कि इतना अब हो गया है, कल इनके केंद्रों की बात की जाए। ठीक है सर। कि चलाई जाए अभी? अब जैसा हो सर ठीक है, आज जाने दीजिए सर, कल ही चलाइए सर। अच्छा अच्छा, टाइम हो गया है ना काफी, इसलिए पूछ रहे थे। हाँ सर, टाइम हो गया। है ना? वैसे आज की क्लास समझ में आई कि नहीं आई? जी सर। जी सर। जी सर। जी थोड़ा डिस्टरबेंस है सर, आपकी आवाज भी अब क्लियर नहीं है। ओके, तो आज की क्लास सर आवाज नहीं ठीक आ रही है आपकी।